चलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया ना? तो भाई आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि मैथ्स के एग्जाम के लिए क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। भाई मैथ्स के एग्जाम की सबको चिंता रहती है, लेकिन जब आप बोर्ड के एग्जाम देने जाओगे या कोई स्कूल में अगर अभी आप लोग मैथ्स के एग्जाम दे रहे हो, तो उसके लिए क्या क्या बातें ध्यान में रखते हैं ना, वो कुछ पहले समझा रहा हूँ। मैथ्स के लिए सबसे पहले और बेसिक चीज तो ध्यान में रखना कि ये ऐसा सब्जेक्ट है ना कि जिसमें आपकी प्रैक्टिस ही आपको जिताएगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट, फॉर्मूलाज, मेथड्स आपको याद होगी, उतना आप लोग मैथ्स में और अच्छी तरह से कर पाओगे, है कि नहीं? जब आपको अगर फॉर्मूलाज ही याद नहीं होगी, मेथड्स ही याद नहीं होगी सॉल्व करने के लिए, तो फिर बाकी कितनी भी स्ट्रेटेजी अपना लो ना, वो सब बेकार हो जाएगी। कि ऐसा करें, ये करें, वो सब चीज़ें बेकार है। पहले आप लोगों को बेसिक चीज़ें याद रखनी है, और इसलिए पहले मैं 5 मिनट उसके लिए भी बात करूंगा कि कौन कौन से चैप्टर आपको मेन करने चाहिए। जब आप लास्ट टाइम भी रिवीजन कर रहे हो तो किस चैप्टर पे ज्यादा फोकस करो, कौन सी चीजें आपको ज्यादा अटेंड करनी है, वो हम लोग पहले बात करते हैं। ठीक है ना? 5 मिनट उसमें, फिर आप जब पेपर्स लिखोगे तो पेपर में भी कैसे प्रेजेंटेशन करनी है, उसके बारे में भी थोड़ी बात करते हैं। ठीक है? इसीलिए मैथ्स में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो पेपर पैटर्न कैसी है, ये आप लोगों को ध्यान तो है ही, पर फिर भी 5 मिनट उसके बारे में समझ लेते हैं। आपका बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, उनके लिए जैसे पेपर पैटर्न आती है, पहले 24 मार्क के तो ऑब्जेक्टिव्स ही आते हैं दोनों के लिए। बाकी बेसिक के लिए बात करें तो सेक्शन बी में जो 2 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, 9 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, 13 होते हैं। और वो 13 कौन से चैप्टर के आते हैं वो भी आपको दिए गए होते हैं कि नहीं? कि सेकंड चैप्टर में से दो, एक 4, दो 5, चैप्टर में से दो 7, दो 8, एक 9, दो 12, एक 13। ऐसा रहता है कि नहीं? ये फिक्स होता है, आप लोगों को ध्यान भी है। सेक्शन सी में, जो सेक्शन सी में आपके क्वेश्चंस आते हैं 3 3 मार्क के, 6 क्वेश्चन लिखने होते हैं, 9 क्वेश्चन दिए गए होते हैं, 9 में से 6 अटेम्प्ट करने हैं। वो 9 भी कौन से चैप्टर के आते हैं वो भी आपके लिए फिक्स है। और वैसे ही सेक्शन डी में भी जो 4 4 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, 8 क्वेश्चन होते हैं, 5 अटेम्प्ट करने, 3 ऑप्शन में रहते हैं, है कि नहीं? 5 क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट करने हैं। और वो भी 8 क्वेश्चन कौन से चैप्टर के आते हैं वो भी आपको ध्यान है। समझ में आ रही है ना बात? ये बेसिक वालों के लिए। स्टैंडर्ड वालों के लिए भी वैसा ही है, सेम ही रहता है फॉर्मेट। सेक्शन बी में भी 13 क्वेश्चन होते हैं, 9 अटेम्प्ट करने हैं, ये उनके चैप्टर्स हैं। सेक्शन सी में भी 9 में से 6 अटेम्प्ट करने हैं, 3 3 मार्क के क्वेश्चन, वो 18 मार्क का। 9 क्वेश्चन भी यहाँ पर बताए गए होते हैं, इस चैप्टर में से ही आते हैं। और सेक्शन डी में भी 8 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो वो इन्हीं में से ही आते हैं। अब ये तो आपको ध्यान है। अब आप एग्जाम में जब आप पहुंचोगे, कोई भी स्कूल की या बोर्ड एग्जाम जब देने जाओ, एग्जाम में पहुंचोगे, क्या करना है, कैसे करना है, वो स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो, सबसे पहली बात, मैं हर एग्जाम के लिए आपको ये एक ही बात कह रहा हूँ, सबसे पहले जब आपके हाथ में पेपर आ जाए तो पूरा पेपर एक बार शांति से रीड कर लो। उस पेपर में से कितने कितने क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं, उसे अच्छी तरह से पहले टिक कर लो। सबसे पहला काम हर एग्जाम में यही करते हैं। आपके हाथ में पेपर आ जाए तो 5 मिनट पहले कौन कौन से सम मुझे आ रहे हैं, कौन कौन सी फॉर्मूलाज याद हैं, कौन सी चीजें मुझे पता है, उसे पहले आसानी से टिक कर लो। बरोबर? अब बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, मैं सजेस्ट करता हूं मैथ्स के लिए कि आप लोग सेक्शन डी से शुरू करो। बाकी जिसकी जैसी प्रैक्टिस हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सेक्शन बी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, सेक्शन ए की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, जो सेक्शन आपको सबसे पहले बहुत अच्छी तरह से आ रहा है, पहले हमेशा वो अटेम्प्ट करो। ठीक है ना? पहले उसे अटेम्प्ट करो कि भाई कम से कम जो पासिंग मार्क्स है ना, वो आपके पहले ही सेक्शन में आ जाने चाहिए। एक ही सेक्शन में पासिंग मार्क्स तो आपके कवर हो जाने चाहिए, आराम से हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पासिंग मार्क्स आपके 80 में से 26 होते हैं, पर ये 18 मार्क का भी अगर करो तो ऑलमोस्ट तो आपके पासिंग मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं ना। एक सेक्शन रखो, वो कॉन्फिडेंस तो बिल्ड हो जाता है कि हाँ भाई चलो मुझे इतना तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए तो पहले वो टिक कर लेते हैं, और हमेशा पहले वो सेक्शन लिखो कि जिसमें आपको बहुत अच्छी तरह से जो है वो चीजें आ रही हैं। अब जैसे पहले बेसिक के लिए जो मैं बात बताऊं, तो बेसिक के लिए आप लोग अगर सेक्शन डी से शुरू करो, तो सेक्शन डी में है ना, आपको 5 क्वेश्चन लिखने होते हैं। अब बेसिक वालों के लिए ये चीज इतनी अच्छी है कि देखो, 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपके चैप्टर 14 मतलब प्रोबेबिलिटी के आते हैं, और वो भी टेक्स्ट बुक के ही बाहर के रेयर पूछे जाते हैं, शायद आ जाए, पर बेसिक वालों को ऑलमोस्ट बाहर का कोई नहीं पूछते, टेक्स्ट बुक का ही आता है। तो प्रोबेबिलिटी के टेक्स्ट बुक के तो सब चैप्टर्स, सब सम्स आप लोग कर ही सकते हो।
प्रोबेबिलिटी चैप्टर के, तो यहाँ पे भी कवर हो जाएगा और यहाँ 3 मार्क का एक भी कवर हो जाएगा आपका। ऑब्जेक्टिव्स की तो अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो तो भले आप आखिरी में अटेम्प्ट करो, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को ऑब्जेक्टिव्स में प्रॉब्लम रहती है। तो अगर वो नहीं कर रहे हैं, पहले जो आ रहा है उसे तो कॉन्फिडेंसली करो ना, फिर सेक्शन ए भले आखिरी में अटेम्प्ट करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सेक्शन डी में आप चैप्टर 14 करो अच्छी तरह से, कि भाई प्रोबेबिलिटी का आपका चैप्टर बहुत अच्छी तरह से हो जाना चाहिए। फिर चैप्टर 13 जो है वो अटेम्प्ट करो। चैप्टर 13 आप लोग करते हो, वो चैप्टर 13 स्टेटिस्टिक का है। स्टेटिस्टिक के भी मीन, मीडियन, मोड और 4 मार्क में ऑलमोस्ट आपके मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन मिसिंग फ्रीक्वेंसी का जरूर होता है, या तो मीन का या तो मीडियन का, मोड का नहीं होता है। तो उनकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लो। हाँ, उसमें नंबर भले कोई भी पूछे आपको मेथड पता होनी चाहिए कि हाँ ये ऐसे स्टेप्स करने हैं। मैंने पहले ही बताया, मैथ्स में वो मेथड, वो स्टेप्स आपके लिए जरूरी है। तो इसीलिए यहाँ पर चैप्टर 13 की प्रैक्टिस अच्छी कर लो, चैप्टर 14 की प्रैक्टिस अच्छी कर लो। तो सेक्शन डी में 5 जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 4 तो यही अटेम्प्ट आपके हो जाते हैं। और बाकी जो चैप्टर 6 के 2 आते हैं ना, वो चैप्टर 6 के 2 में से एक क्वेश्चन आप लोग लिख लो, जो एक क्वेश्चन वो बेसिक वालों का हो या स्टैंडर्ड वालों का हो, एक हमेशा वो प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, थेल्स थियरम, बरोबर, ये हमेशा पूछा जाता है। प्रोपोर्शनैलिटी थेल्स एक ही है, खाली नाम बदल के आपको पूछते हैं। कभी पूछते हैं प्रोपोर्शनैलिटी थियरम लिखो, या लिखा होता है थेल्स थियरम लिखो। तो कोई भी हो, वो आप लोग अटेम्प्ट करो ना, आपके सेक्शन डी में 5 क्वेश्चन तो यही अटेम्प्ट हो जाने चाहिए। पेपर लिखते वक्त इसलिए मैं सजेशन देता हूं कि पहले वही लिखो, वो बहुत अच्छी तरह से हो जाता है कि नहीं। और इतना भी अगर आपको लोग करो तो 20 मार्क तो आपके पक्के हैं। सिर्फ जो है वो ये 2 चैप्टर से, खाली 13-14 चैप्टर आपको करना है, और 6 चैप्टर का एक थियरम, और 6 चैप्टर में से कुछ भी नहीं करना, बराबर ना। दूसरे में से 6 चैप्टर का कोई सम आता है ना, ऑब्जेक्टिव आता है 6 चैप्टर का। तो 6 चैप्टर में खाली एक थियरम, प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, अगर बहुत अच्छी तरह से कर लेते हो तो आपके 20 मार्क तो यहाँ कवर हो जाते हैं आराम से। तो 26 मार्क्स में से 20 मार्क तो यहाँ कवर हो ही गए ना, आपके आधे से ज्यादा चिंता तो खत्म हो जाती है। तो अटेम्प्ट करो आप लोग बेसिक के स्टूडेंट पहले ये, बराबर। फिर सेक्शन सी या बी में जाओ, जो चैप्टर आपको, जो सेक्शन आपको अच्छी तरह से आता हो। अगर सेक्शन सी में है तो सेक्शन सी में आप लोग कौन से अटेम्प्ट करोगे, तो एक 13-14 का तो आप लोग अटेम्प्ट करोगे ही, जो 6 क्वेश्चन लिखने हैं, 6 में से एक 14 का, एक 13 का तो आप लोग अटेम्प्ट करोगे। प्रोबेबिलिटी और स्टेटिस्टिक वो तो बहुत अच्छी तरह से हो जाता है ना, कि भाई अगर आपने यहाँ किया है तो ये तो क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे उसमें। तो 13 एंड 14 का आप लोग एक अटेम्प्ट करो। दूसरा दूसरा आप लोग अटेम्प्ट करो ये 10 चैप्टर के 2 क्वेश्चंस, 10 चैप्टर के ये 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। अब 10 में से जो 2 क्वेश्चन है, उनमें से कोई एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपको हमेशा जो 10.1 और 10.2 थियरम है, उन 2 थियरम में से एक आएगा कंफर्म। 10.1 और 10.2 थियरम है आपके टेक्स्ट बुक के, जो थियरम है 10.1 और 10.2, उन दोनों में से ही एक आएगा। तो इसीलिए सबसे पहले तो ये दोनों जो है वो अटेम्प्ट कर लो, एक क्वेश्चन तो वही आ जाएगा, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। और जो दूसरा क्वेश्चन है, वो दूसरा क्वेश्चन 10 चैप्टर के जो बेसिक सम्स हैं वो आएंगे, थियरम और कोई भी नहीं आएगा। 10 चैप्टर में बेसिक पता है, वो टेंजेंट वाले क्वेश्चंस हैं, या एंगल फाइंड करना या साइड फाइंड करना पाइथागोरस थ्योरम से, वो बेसिक क्वेश्चन है, वो बेसिक क्वेश्चन में से ही एक आएगा इसमें। तो आप 10 चैप्टर की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो। 10 चैप्टर में देखो आपके सम्स हैं और थियरम्स हैं। आपके एक्सरसाइज 10.1 10.2 में आपने देखा ही होगा, सम और थियरम है। एक थियरम पूछा जाता है, एक सम पूछा जाता है, और थियरम में ऑलमोस्ट 10.1 और 10.2 के थियरम जो एक्सरसाइज के प्रूव दैट है ना, वो ऑलमोस्ट नहीं पूछे जाते हैं। पूछ लिया तो भरोसा नहीं है, पर वो ऑलमोस्ट नहीं पूछे जाते। तो इसीलिए उन पे ज्यादा फोकस ना करके आप लोग दूसरे में जो है वो अच्छी तरह से फोकस करो। आ रही है बात समझ में? तो इसलिए 10.1 10.2 थियरम करो और चैप्टर के सब सम्स कर लो, तो आपके ये 2 क्वेश्चन भी उसमें कवर हो जाएंगे। जो 6 क्वेश्चन लिखने हैं, 6 में से 4 तो इसमें अटेम्प्ट हो जाएंगे, और बाकी के जो 2 करने हैं वो या चैप्टर 3 के करो या चैप्टर 7 के करो, जो चैप्टर आपको ईजी लगता हो। मेरे सजेशन के हिसाब से चैप्टर 7 ईजी है और स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो चैप्टर 7 के 2 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो 6 क्वेश्चन इसमें से हो जाते हैं ना आपके आराम से, बरोबर ना, इजीली हो जाते हैं इसमें। कि यही जो आप लोग प्रैक्टिस करो ना,
3 और 5 ऑप्शन में रख दो, 5 यहाँ पे भी ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे भी ऑप्शन में आ जाएगा, बराबर। फिर सेक्शन बी की अगर बात करो, सेक्शन बी में कौन से अटेम्प्ट करोगे, तो एक 13 वाला अटेम्प्ट करो स्टेटिस्टिक का, वो तो रहेगा ही, आप स्टेटिस्टिक का चैप्टर करोगे तो उसमें तो ये अच्छी तरह से आएगा, बराबर। एक 13 का अटेम्प्ट करो, दूसरे 7 के 2 अटेम्प्ट करो, जो 7 चैप्टर यहाँ करोगे तो यहाँ पे भी हो जाएगा वो। एक सेकंड चैप्टर के अटेम्प्ट कर लो, है कि नहीं, सेकंड चैप्टर है वो इजी है, जो पॉलिनोमियल का चैप्टर है, 2 ही मेथड है उसमें, या तो जीरोस फाइंड करना या पॉलिनोमियल फाइंड करना, है ना, या फिर सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ऑलमोस्ट ये 2 ही मेथड रहती है, तो इसलिए ये 2 अटेम्प्ट कर लो। तो आपके जो 9 अटेम्प्ट करने हैं, 9 में से 5 तो यहाँ हो जाएंगे ना, बाकी के 4 जो आपको इजी लगता हो, जैसे चैप्टर 12 बहुत इजी है, कि चैप्टर 12 वो आपके हैं कौन से, उसके क्या कह सकते हैं, वो एरिया एंड वॉल्यूम के, है ना, एरिया और वॉल्यूम के, तो बेसिक वाले वो अटेम्प्ट कर लो, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूलाज याद करो, और उसमें 2 मार्क के क्वेश्चन, लॉन्ग सम नहीं, जो उस चैप्टर के डिटेल सम्स हैं वो डिटेल सम नहीं करने, शॉर्ट खाली फॉर्मूला, कि भाई ये सिलेंडर का एरिया फाइंड करो, बस खाली उसकी फॉर्मूला पूछते हैं, बराबर ना, ये फॉर्मूला रखी और वैल्यू फाइंड की, बहुत इजी रहता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सम आएंगे नहीं 2 मार्क के लिए, तो इसीलिए वो 2 अटेम्प्ट कर लो। और आखिरी में अगर अटेम्प्ट करना है तो ये चैप्टर 4 का और चैप्टर 9 का अटेम्प्ट करो, तो आपका 8 और 5 ऑप्शन में आएगा, अगर आपने 5 चैप्टर किया है तो कोई बात नहीं, 5 के 2 अटेम्प्ट कर लो। 8 वो ट्रिग्नोमेट्री स्टूडेंट को हार्ड लगता है तो ट्रिग्नोमेट्री रहने दो, 4 चैप्टर अटेम्प्ट करो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, उसमें इस चैप्टर में प्रॉब्लम सम्स नहीं आते, प्रॉब्लम सम नहीं, बेसिक क्वेश्चन आते हैं, या डिस्क्रिमिनेंट ढूंढो या खाली जीरोस फाइंड करो, मतलब एक्स की वैल्यू ढूंढो, तो प्रॉब्लम सम चैप्टर के मत करो, बाकी के सम की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो, चैप्टर 4। और चैप्टर 9 जो है ना, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो इजी है, उसमें चैप्टर ये 2 मार्क में आपके शॉर्ट सम्स आते हैं, आप लोग जो एक्सरसाइज देखोगे 9.1 एक ही एक्सरसाइज है ना टेक्स्ट बुक में, वो एक ही एक्सरसाइज के जो पहले के 5 सम हैं, उन्हीं 5 सम में से एक सम आएगा, या जो इलस्ट्रेशन भी पहले के 4-5 इलस्ट्रेशन है जिसमें सिंगल एंगल का पूछा जाता है, 2 एंगल्स नहीं, आपके सम देखना चैप्टर 9 के, जिसमें 2-2 एंगल्स आते हो ऐसे सम नहीं, सिंगल एंगल का ही पूछा जाता है, तो वो अगर आप खाली 5 या 6 सम भी अच्छी तरह से कर लोगे तो ये उसी में से ही एक क्वेश्चन आ जाएगा, और वो टेक्स्ट बुक के बाहर का नहीं आएगा, बराबर। तो चैप्टर 5 आपका पूरा ऑप्शन में जा सकता है, चैप्टर 8 आपका पूरा ऑप्शन में जा सकता है, बराबर ना। तो इतने चैप्टर्स अगर आप लोग अच्छी तरह से करो ना, आपके 80 में से 60-65 अप आ जाएंगे, इतने चैप्टर्स पहले अच्छी तरह से अगर आप लोग कर लो। देखो कितने कितने चैप्टर्स करने पता है, आप सेकंड करो, फोर्थ करो, 7 करो, 2 4 7 9 12 13, उसके बाद जो है वो 10 और 14, बरोबर, मतलब गिन के 8 चैप्टर करने, 7 से 8 चैप्टर, 6 चैप्टर में से तो खाली थियरम ही करना है, बरोबर ना, इन चैप्टर्स में से भी प्रॉब्लम सम करने नहीं, खाली सम्स करने, मतलब गिन के 7-8 चैप्टर आप करो 13 में से, तो आपका सब कवर हो जाता है, 70+ मार्क्स आ जाएंगे, और ये आप कवर करोगे तो ऑब्जेक्टिव्स तो उसमें से कवर हो ही जाएंगे, अगर ये अच्छी तरह से किया है तो, बरोबर। तो ये चीज ध्यान दो, और एग्जाम में भी पेपर जब हाथ में आए तो पहले इन सब में से टिक कर लो कि हाँ मैंने ये किया था, ये आ रहा है, ये किया था, ये आ रहा है, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए पहले के 10 मिनट में, कि हाँ हाँ इतना तो आ रहा है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, बरोबर। स्टैंडर्ड वालों के लिए भी बात करें तो समझ लेना, स्टैंडर्ड वालों के लिए भी वैसे ही है, सेक्शन डी में जो आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वो 5 क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करो कि 13 का, एक वो स्टेटिस्टिक का अटेम्प्ट करो आप लोग, चैप्टर 6 का एक थियरम ही आएगा, अगर आप दूसरा भी थियरम कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है कि चैप्टर 6 का एक अटेम्प्ट करो, 3 का जो है वो अटेम्प्ट करो, आपके लिए चैप्टर 3 कंपलसरी रहेगा, स्टैंडर्ड वालों के लिए, ये लोग ऑप्शन में निकाल सकते हैं चैप्टर 3, आपके लिए तो आएगा वो, बरोबर। तो वो चैप्टर 3 के अटेम्प्ट कर, जो प्रॉब्लम सम्स करने हैं, कभी कभार एक 3 एक 4 का पूछते हैं तो वो ठीक, या तो फिर 12 चैप्टर करो, 12 चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है, वो बहुत ईजी रहता है, बहुत इजी रहता है उसमें, कि आप 12 चैप्टर अगर कर लो तो, अगर 12 कर रहे हो तो फिर जो है वो 3 चैप्टर में से आपको कम करना पड़ेगा, है ना, एक ही समय आएगा, एक सपोज कभी 4 का पूछ लेते हैं, बाय चांस आता है कभी 4 का, तो आप खाली 3rd चैप्टर भी करोगे तो भी ठीक, मतलब चैप्टर 3 6 में से खाली वो एक थियरम, प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, थियरम 6.1, वो एक ही थियरम, फिर चैप्टर में कुछ नहीं देखना है, ना ऑब्जेक्टिव्स ना कुछ, वो एक ही थियरम,
बराबर। इसके बाद जो है वो 12 चैप्टर और 13 चैप्टर, इतने जो है वो आपको अटेम्प्ट करने 5 मार्क के लिए। मैंने तो 6 बता दिए, पर उन 6 में से कोई भी 5 लिख सकता है ना, कभी कभार एक हार्ड भी आ गया तो, बराबर ना। ये स्टैंडर्ड वालों के लिए बहुत इजी रहता है अगर इतने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो तो। उसके बाद यहाँ पर अगर देखें सेक्शन सी में, तो सेक्शन सी में आप लोग क्या क्या अटेम्प्ट करोगे। जैसे आप सेकंड चैप्टर के जो है वो 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, बहुत इजी रहता है पॉलिनोमियल के। करना पूरा ही चैप्टर पड़ेगा, सब मेथड आती है उसमें, पर इजी मेथड है, वो इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हो। चैप्टर 10 के 2 अटेम्प्ट कर सकते हो, जैसे बेसिक वालों को आता है वैसे ही। एक थियरम आएगा, एक सम आएगा, है ना, चैप्टर 10 में। और थियरम ऑलमोस्ट 10.1 10.2 आएंगे, और बाकी का एक सम, बराबर। ये बहुत इजीली हो जाएगा अगर आप चैप्टर 10 भी करो तो। फिर चैप्टर 14 जो प्रोबेबिलिटी का है ना, वो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर तो आसानी से कर सकते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी का एक हो जाए। और बाकी में से जो चैप्टर आपको इजी लगता है, भाई अगर 7 इजी लग रहा है तो 7 चैप्टर कर लो, 5 और 11 आपका ऑप्शन में, बराबर। 5 और 11 ऑप्शन में आ जाएगा अगर खाली इतने चैप्टर्स आप अच्छी तरह से कर लो तो। और सेक्शन बी में भी अगर आप लोग देखो आपको कौन से अटेम्प्ट करने 9 क्वेश्चन, तो 14 के 2 प्रोबेबिलिटी के इजीली हो जाएंगे, स्टेटिस्टिक का इजीली हो जाएगा 13 का, एक 10 का हो जाएगा, जो आप यहाँ पे करोगे वो सम्स की प्रैक्टिस, वो यहाँ पे भी अटेम्प्ट हो जाएगा आपका। एक 1 का आपका हो जाएगा बहुत अच्छी तरह से, 3 का हो सकता है, जो 3 चैप्टर आपने यहाँ किया है तो वो यहाँ पे भी अटेम्प्ट हो जाएगा उसमें। अरे बात ध्यान, तो ये हो गया ना आपके कितने 7 क्वेश्चन हो गए। बाकी का जो आपको करना, अगर आप 4 भी कर रहे हो, 3 और 4 यहाँ के लिए भी हो जाएगा, 3 4 यहाँ पे भी 2 मार्क में है, मतलब 4 मार्क में 4 चैप्टर में से यहाँ प्रॉब्लम सम्स नहीं आएंगे 2 मार्क के लिए, सिर्फ शॉर्ट सम्स आएंगे। तो वो शॉर्ट सम्स की आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो 9 हो जाएंगे ना, तो चैप्टर 5 ऑप्शन में आ जाएगा, 8 ऑप्शन में आ जाएगा, 12 आपका, अगर यहाँ पे भी 12 किया तो वो 12 यहीं कर लो, तो फिर 4 भी ऑप्शन में चला जाएगा आपका। समझ आ रही है बात है। तो भाई इस तरह से अगर आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हो ना, आपके इसमें भी 70 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। बाकी के चैप्टर आप ऑप्शन में रखो, 5 ऑप्शन में रखो, 8 ऑप्शन में रखो, 11 12 ऑप्शन में रखो। 12 अगर यहाँ कर रहे हो, ये अगर कर रहे हो 6 और 9, तो 12 ऑप्शन में आ जाएगा, जैसे जो स्टूडेंट की इच्छा हो, बरोबर। तो पहले तो अटेम्प्ट इसके हिसाब से करो तो बहुत ईजी रहेगा, बहुत। अब बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए, कि जब आप पेपर लिखोगे वहां पर, तो पेपर लिखते वक्त क्या क्या बातें ध्यान में रखती है, क्लियरिटी क्या क्या होनी चाहिए। सबसे मेन चीज जो मैथ्स में आती है ना, वो आपकी आती है डिटेलिंग। जितनी आप चीजें डिटेल में अच्छी तरह से लिखोगे, उतना आपके लिए बेटर है। डिटेलिंग बहुत जरूरी है मैथ्स के एग्जाम में। डिटेलिंग का मतलब कि आप कौन सी फॉर्मूला रख रहे हो, ठीक है ना, वो फॉर्मूला पूरी लिखो। आगे जो है वो सेंटेंस आता है तो वो सेंटेंस लिखो, बरोबर ना। ये सब छोटी छोटी डिटेलिंग जरूरी है। जैसे एक ऑप्शन एग्जांपल से बता रहा हूँ, आपकी जब सप्लीमेंट्री आती है, तो सप्लीमेंट्री के हिसाब से आप जैसे कोई भी सेक्शन शुरू करते हो, सपोज सेक्शन बी, तो पहले तो बीच में लिखो बड़ी हैंडराइटिंग में, ऊपर नहीं, ऊपर ब्रैकेट में नहीं, यहाँ पर बीच में लिखो सेक्शन बी, फिर आप आंसर शुरू करो, जो भी आंसर आपको शुरू करना है। भाई सपोज अगर इसके बाद जो है वो यहाँ पे अगर आप लोग आंसर शुरू कर रहे हो 25 वाला, तो जैसे मैंने आपको पहले पेपर में भी बताया था, यहाँ पर बड़ी हैंडराइटिंग में लिखो आंसर 25, और यहाँ और कुछ भी नहीं, यहाँ या तो एरो करो या कुछ, यहाँ और कोई नंबर मत लिखा करो कि आप कैलकुलेशन कर रहे हो और वो कैलकुलेशन के नंबर भी 1 2 3 4 आप लोग यहाँ पे लिख रहे हो, ऐसा नहीं। यहाँ कोई नंबर नहीं होने चाहिए, बराबर। हाँ, यहाँ पे एरो करो। जैसे आप स्टेप्स लिख रहे हो ना, वो हर स्टेप का, कि भाई पहला स्टेप शुरू किया, सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप है, तो वो एरो, इक्वल टू नहीं, इक्वल टू की साइन नहीं, एरो करो। क्योंकि इक्वल टू की साइन करते हो ना, आपके कितने सम्स हैं, उस सम्स में बीच में भी इक्वल टू की साइन आती है। मैथ्स का एक रूल आता है, एक ही सेंटेंस में 2 इक्वल टू ज्यादातर नहीं होने चाहिए, बरोबर। तो इसीलिए ज्यादातर नहीं होने चाहिए बेसिक कैलकुलेशन के लिए। इसीलिए यहां पर जो है आप एरो करके उसे सॉल्व करो। सपोज आप पॉलिनोमियल का कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कि जिसमें आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है, पॉलिनोमियल का जीरो, तो थोड़ी सी डिटेलिंग होनी चाहिए कि भाई यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन लिखोगे, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कि भाई सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, ऐसे। तो फिर आप जो भी स्टेप्स लिख रहे हो ना, वो स्टेप्स हर स्टेप यहाँ पे एरो एरो करके लिखो, इक्वल टू करते हुए नहीं।
तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, जिसने भी जो चेक करेगा उसे ध्यान रहेगा कि हाँ भाई देखो ऐसे स्टेप्स उसने लिखे हैं, बराबर। और क्लियर देखना चाहिए कि आपका एक एक सम, ये एक सम खत्म हुआ, फिर उसके बाद 2 लाइन छोड़ के फिर दूसरा सम शुरू करो भाई, आंसर 26। समझ आ रही है बात है कि इस तरह से स्टेप बाय स्टेप लिखना पूरे जो है वो पेपर। और जिसमें सपोज अगर आप कोई थियरम बना रहे हो, तो थियरम है वो चैप्टर 6 का है, चैप्टर 10 का है, तो थियरम के अंदर आप लोगों का अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए कि थियरम में पहले हमेशा डेटा लिखो। डेटा कंपलसरी लिखते हैं कि भाई ये डेटा जो दिया हुआ है, जो भी गिवन है डेटा, उसके बाद एरो करके जो है वो लिखो टू प्रूव लिखो कि भाई जो प्रूव करना है। उसके बाद ड्राइंग बनाओ बीच में। मैं तो यहाँ पे खाली स्क्वायर बना रहा हूँ, बाकी जो भी ड्राइंग हो उसकी, स्क्वायर है, ट्राइंगल है, जो भी आप लोग थियरम बना रहे हो, सर्कल के लिए जैसा भी, फिर ड्राइंग बनाओ और ड्राइंग के नीचे फिर एरो करके प्रूफ लिखो कि अब जो है वो यहाँ पे प्रूफ पूरा लिखो। अब प्रूफ में अगर स्टेप्स आ रहे हैं तो उन स्टेप्स को डैश करके या तो ऐसे डॉट डॉट करके एक्सप्लेन करो कि देखो ये भाई अलग अलग स्टेप्स आ रहे हैं, बरोबर। ये क्लियरिटी रखना पेपर में कि हाँ, हम लोग जो भी क्वेश्चन लिख रहे हैं उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अंदर ये सब स्टेप्स है। थियरम में तो ऐसे स्टेप्स बरोबर होने चाहिए। फिर अगर आप प्रॉब्लम सम कर रहे हो, प्रॉब्लम सम्स हैं, तो प्रॉब्लम सम्स के अंदर जो है वो लास्ट में जो है आपका सेंटेंस लिखना जरूरी है। इवन स्टार्टिंग में भी बहुत अच्छी बात है अगर आप स्टार्टिंग में भी लिख रहे हो। जो भी प्रॉब्लम सम आप कर रहे हो, चैप्टर 3 में है, चैप्टर 4 में है, चैप्टर 9 में है, तो जिनके भी प्रॉब्लम सम्स अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो लास्ट में सेंटेंस लिख के आंसर लिखो, बरोबर। कि अगर आपको सपोज एक्स और वाई फाइंड करना है चैप्टर 3 के हिसाब से, आपने फाइंड कर लिया एलिमिनेशन मेथड से, एक्स और वाई मिल गया, तो फिर लास्ट में लिखो कि भाई एक्स हमने इसके लिए फाइंड किया, वाई इसके लिए। भाई कॉस्ट ढूंढना है, सपोज कॉस्ट ऑफ पेन एंड पेंसिल, तो लास्ट में सेंटेंस वाइज जरूर लिखते हैं, सो द कॉस्ट ऑफ पेन एक्स इक्वल टू दिस एंड कॉस्ट ऑफ पेंसिल वाई इक्वल टू दिस, बरोबर। ये डिटेलिंग होनी चाहिए आपकी, ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखना। और हर एक का जो भी आंसर आता हो ना, हर एक में जो भी आंसर आता हो उस आंसर को हाईलाइट करो, भले पेंसिल से या पेन से, कैसे भी हाईलाइट करो। सपोज अगर आप यही सम कर रहे हो, आखिरी में जो है वो आपकी एक्स की वैल्यू मिल जाती है कि सपोज एक्स इक्वल टू मिला -2 एंड एक्स इक्वल टू -4 मिला, सपोज ये वैल्यू आपको मिली लास्ट में, मिली ना ये वैल्यू कि -2 और -4, तो जो आंसर मिला उसे खाली मत छोड़ दो, उसे हाईलाइट करो। या तो बॉक्स बनाओ कि मेरा आंसर यहाँ खत्म हुआ, ये आंसर है, चेक करने वाले को पता चलता है कि कितनी बार, इसलिए वो क्लियरिटी है। नहीं तो पता ही नहीं चलता आपने सम पूरा किया कि आधे में रखा है। हाईलाइट नहीं होता तो ज्यादातर ऐसा लगता है कि क्वेश्चन आधे में पड़ा हुआ है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है उसे। क्योंकि कितने कितने आंसर ऐसे होते हैं जो थोड़े वियर्ड होते हैं। वियर्ड मतलब कैसे, सिंगल डिजिट में आंसर नहीं आएगा, कभी फ्रैक्शन में, कभी जो है वो अपॉन में आएगा, क्या आएगा, कभी रूट में आएगा। तो चेक करने वाले को पता चलना चाहिए कि इसके आगे भी आपको कैलकुलेशन करनी है कि आपने बंद कर दी कैलकुलेशन, बराबर ना, कि यही आप आखिरी आंसर बता रहे हो। ठीक है। कितनी बार होता है कोई कोई आंसर डेसिमल, जैसे प्रोबेबिलिटी का सम है, कोई आंसर फ्रैक्शन में लिखता है कि प्रोबेबिलिटी आई 1/2, तो कोई डेसिमल में लिखता है प्रोबेबिलिटी आई 0.5। तो 1/2 अगर आपने लिखी है तो उसको ऐसे हाईलाइट कर दो कि देखो मेरी प्रोबेबिलिटी 1/2, ये आंसर आ गया। पॉइंट में लिख रहे हो तो पॉइंट में लिख के उसको हाईलाइट करो कि भाई मैंने आंसर ये लिखा है 0.5। तो चेक करने वाले को पता चलेगा कि आप यही कर रहे हो कि आगे भी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। जो भी सम आप कर रहे हो आखिरी में वो चीज जरूर बताओ कि यहाँ हाईलाइट करो, या तो फिर बॉक्स बनाओ, या फिर ऐसे नीचे दो जो है वो आंसर, ये 2 लाइंस कर दो, पेंसिल से या पेन से, किसी से भी, दोनों नहीं, एक में बॉक्स एक में लाइन, ऐसे मत करना जैसे मैंने किया, मैं तो बता रहा हूँ। या तो बॉक्स बनाओ दोनों के लिए, या दोनों में नीचे लाइंस कर दो, तो चेक करने वाले को ध्यान रहता है हाँ भाई आपने कैलकुलेशन यहाँ तक एंड की है। अरे बात समझ में, ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखना भाई, बरोबर ना। ये चीजें ध्यान में रखना कि भाई इस तरह से हाईलाइट होना जरूरी है। ड्राइंग बना रहे हो किसी की भी तो ड्राइंग प्रॉपर लिखो, प्रॉपर जो है वो ड्राइंग बनाओ। उसमें जो भी चीज की, कितनी बार है टेंजेंट वाले सम करोगे चैप्टर 10 के, तो ड्राइंग बनानी पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी का सम कर रहे हो तो प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूलाज अच्छी तरह से लिखना,
जो स्टेटिस्टिक का सम कर रहे हो तो स्टेटिस्टिक में भी फॉर्मूला और आगे मेंशन करो कि आप किसकी फॉर्मूला लिख रहे हो। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं पता है कि चलो मीन फाइंड करना है, तो मीन फाइंड करने के लिए जो है वो सीधी फॉर्मूला लिख दी, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। अगर सपोज ये है, यहाँ एफ आई एक्स आई वाले लिखोगे तो वैसे ही फॉर्मूला लिखोगे कि सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। आप लोग मीन की ये फॉर्मूला लिख देते हो, पर आगे मेंशन ही नहीं करते कि ये क्या ढूंढ रहे हो, मीन है, मीडियन है, मोड है, क्या है। आप खाली फॉर्मूला लिख के सॉल्व कर देते हो। आगे मेंशन होना चाहिए कि भाई ये x बार इक्वल टू दिस, ये आ रहा है, बराबर ना। ये मेंशन करना बहुत जरूरी है, बराबर। बहुत स्टूडेंट है जो ये मेंशन ही नहीं करते, खाली ये आंसर लिख के छोड़ देते हैं, बराबर। उसके मार्क कट होंगे। जितनी डिटेलिंग, मैथ्स में एक ही चीज रखो, डिटेलिंग जितनी अच्छी होगी उतनी आपकी मार्किंग भी अच्छे मिलेंगे। और लास्ट चीज है कि नंबर बरोबर रखना भाई, सब चीज के नंबर बरोबर। आप जो भी नंबर भले आगे पीछे लिखो, सेक्शन बी शुरू कर रहे हो जरूरी नहीं 25 से ही शुरू करना है। आप पहले 30 वाला क्वेश्चन करो, फिर 26 वाला करो, फिर 34 वाला करो, जो भी आपको आगे पीछे करना हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कहीं मार्किंग कट नहीं होती है। नंबर सही रखना। आपको 30 वाला करना है 30 वाला करो, पर 30 नंबर लिख के आप 32 वाला कर रहे हो, ऐसी गलती मत करना, फिर उसके मार्क 0 मिलेंगे। भले सही होगा आपका सम, फिर भी मार्किंग नहीं होगी। ऑब्जेक्टिव में भी भले आप आगे पीछे करो, लेकिन नंबर सही रखो। ऑब्जेक्टिव में तो ज्यादातर 1 to 24 आप सही नंबर ही लिखते हो उसमें, पर नंबर सही रखना जो भी आप लोग कर रहे हो। और जो कैलकुलेशन, रफ कैलकुलेशन करनी है आपकी, जो सप्लीमेंट्री मिला ना, तो सप्लीमेंट्री के लास्ट पेज पे ऊपर रफ पेज करके लिख दिया करो, रफ पेज, कि यहाँ रफ कैलकुलेशन हो रही है ना। बीच बीच में आप जब यहाँ पे लिख रहे हो, जैसे मैंने किया, यहाँ पर थियरम चल रहा है और यहीं साइड में मैं रफ वर्क भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है। ये रफ वर्क साइड में नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज का कैलकुलेशन नहीं। भाई वो स्टेटिस्टिक के सम करते हैं स्टूडेंट, क्या करते हैं, यहाँ पे पूरा टेबल बनाया है, जो आप टेबल बनाते हो ना स्टेटिस्टिक का, प्रॉपर टेबल बना, आप कैलकुलेशन करनी है तो यहीं ब्रैकेट में ही कैलकुलेशन करेंगे कि भाई 236 इंटू 7, यहीं पे ही। अरे वो कितना खराब दिखता है फिर। ये कैलकुलेशन यहाँ नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन रफ पेज में। या तो जो आपके टीचर होंगे बोर्ड एग्जाम में, जो टीचर होंगे पहले ही उनको बोल दो, टीचर एक रफ सप्लीमेंट्री दे दो और ऊपर लिख दो ये रफ पेज करके, बराबर। उसी में ही रफ कैलकुलेशन का, फिर कैसे भी करो उसमें रफ कैलकुलेशन, वो चलेगा। पर यहाँ नहीं, ब्रैकेट में कोई यहाँ कैलकुलेशन करेगा, कोई यहाँ कैलकुलेशन करेगा, कोई पेंसिल से साइड में करेगा, नहीं। रफ पेज एक अलग से बनाओ और वहीं उसकी कैलकुलेशन करो प्रॉपरली। अरे बात ध्यान, तो ये चीजें समझना। मैथ्स के एग्जाम में 3 बातें खास होनी चाहिए, कि एक चीज आपकी डिटेलिंग, ये डिटेलिंग बरोबर हो, हर चीज जो आंसर है मेंशन करो, फॉर्मूला है मेंशन करो, डेटा टू प्रूव, सब छोटी छोटी बातें मेंशन होनी चाहिए। डिटेलिंग, फिर प्रेजेंटेशन, ऐसे अलग अलग दिखना चाहिए हर आंसर। और थर्ड टाइमिंग आता है लास्ट, कि टाइम कैसे अरेंज करोगे। तो टाइम के लिए जैसे मैंने आपको पहले के सब्जेक्ट में भी, साइंस में भी बताया था, टाइम के अकॉर्डिंग बेसिक याद रखो कि हर सेक्शन के लिए आपको 40 मिनट्स निकालने हैं, इतना सिंपल। 40 मिनट में एक एक सेक्शन हो जाना चाहिए, और हो जाता है, बिना दिक्कत हो जाता है। आपको आती होगी फॉर्मूला, कैलकुलेशन की होगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 40 मिनट में एक एक सेक्शन हो जाता है, बराबर। अगर आप 40 मिनट में भी एक एक सेक्शन करोगे ना, तो भी आपका 2 घंटे में पेपर हो जाए, सॉरी 2.5 घंटे में पेपर हो जाएगा अच्छी तरह से, बरोबर। 2.5 घंटे में बहुत अच्छी, 40 मिनट भी अगर आप निकालो तो 160 मिनट में हो जाता है ना 160 मिनट। उसके बाद भी आपके 20 मिनट बचेंगे, बरोबर। वो 20 मिनट्स में जो आपके बाकी रहे, कोई चीज नहीं आ रही है, तो उसके लिए फिर उसमें सॉल्व करना। आप कैसे लिखोगे, सपोज सेक्शन बी या सेक्शन सी के सम कर रहे हो, सेक्शन बी में जो जो आ रहे हैं ना वो पहले लिख लो, फिर नहीं आ रहा है उसके ऊपर पहले दिमाग मत लगाओ, गैप छोड़ दो। आपने पेज लिखा है भाई, एक पेज में या 2-3 पेज में सेक्शन बी के मैंने भाई 9 में से 7 सम कर लिए, 2 सम थोड़ा सा दिक्कत है, नहीं आ रहा है, 1 या 2 पेज आपको लगता है इतने में आ जाएगा, वो 1 या 2 पेज वो छोड़ दो, फिर सेक्शन सी शुरू करो। आखिरी के जो 20 मिनट बचेंगे ना, उसमें वो जो खाली पेज छोड़े हैं उसमें सम करना, बराबर। और वो खाली छूट भी गया उस वक्त, तो उसके मार्क कट नहीं होंगे, ठीक है। तो सॉल्व हमेशा ऐसे किया करो भाई, सेक्शन बी के सब सम आपने कर लिए हैं, सब चीजें अच्छी तरह से कर ली भाई, 7-8 भी अगर किए
लग रहा है कि ये एक क्वेश्चन मुझे आएगा या मुझे एक्स्ट्रा करना है, 9 अटेम्प्ट करने, आप भले 10 कर रहे हो, 11 अटेम्प्ट कर रहे हो, तो जो सही होंगे, जिसके ज्यादा मार्क्स होंगे वही काउंट होंगे, बराबर। तो अगर इस तरह से भी काउंट कर रहे हो तो जो नहीं आ रहा है उसके लिए गैप छोड़ दो। फिर लास्ट में जब 20-25 मिनट बचेंगे तब उसमें वो पूरा करना, तो भी आपका 2.5 से 3 घंटे में पेपर बहुत आराम से हो जाता है। टाइमिंग के लिए बेसिक मैथ्स में यही ध्यान दो, 40-40 मिनट एक एक के लिए करना है। घड़ी लेकर बैठो कि हाँ भाई 40 मिनट हो रहे हैं, ठीक है, बस अब जो है वो थोड़ी मुझे उतावल करनी पड़ेगी। 30 मिनट हो जाए ना एक सेक्शन में, हाँ अब मुझे थोड़ा उतावल करना पड़ेगा, फिर जल्दी करना है, ठीक है। 40 मिनट्स में हो जाए, और हो जाता ही है अगर आपने प्रैक्टिस की है, तो फिर टाइमिंग का कोई इश्यू नहीं आएगा। अरे बात ध्यान है, तो ध्यान से कंप्लीट करो भाई, मैथ्स की प्रैक्टिस करो, रिवीजन अच्छी तरह से करो, और एग्जाम में बहुत अच्छी तरह से लिख के आओ आप। फिर भी कोई प्रॉब्लम पड़े, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, आपके माइंड में कोई डाउट आ रहा है इसके रिलेटेड, कैसे लिखना है उसके रिलेटेड, तो मुझे कमेंट्स में बताओ या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, ठीक है। या कमेंट में बताओ या व्हाट्सएप पे, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक रखी है और नंबर भी रखा है, उस पर खाली व्हाट्सएप, फोन वगैरह तो उस पर होगा नहीं, तो सिर्फ व्हाट्सएप जो है वो मुझे उस पर करो कि सर मुझे प्रॉब्लम हो रही है, इसका क्या है, ठीक है ना, मैं आपको बताऊंगा उसमें, ठीक है। तो चलो फिर दौड़ो उसमें जल्दी से, ओके, चलो, थैंक यू।